देखिए, पिछले महीने भारी संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर आ गए थे और शुरुआत में यह प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा पीसफुल था, लेकिन देखते ही देखते हालातों ने खौफनाक और हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें 9,000 से भी ज्यादा लोग जेल में, 20,000 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए और ऑफिशियल डेटा के अनुसार 200 से भी ज्यादा लोगों की जाने गई। और इसके बाद प्रोटेस्ट और भी ज्यादा आक्रामक हो गया और जिसके चलते प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा है वाया इंडिया यूके के लिए। और उनके निकलने के बाद ही प्रोटेस्टर्स ने धावा बोल दिया है उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पर, जहां पर काफी ज्यादा लूटपाट और तोड़फोड़ भी की गई है। इसके साथ साथ बांग्लादेशी प्रोटेस्टर्स के द्वारा वहां के माइनॉरिटी ग्रुप हिंदू और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट भी रेडिकलाइजेशन की बहुत सारी न्यूज आ रही है। तो अवामी लीग ने इसमें अमेरिका और पाकिस्तान के लिंक होने को भी कहा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मुद्दे को और यह भी समझेंगे कि यह मुद्दा जियोपॉलिटिक्स के रूप से इंडिया पर क्या प्रभाव डालेगा। देखिए, इस प्रोटेस्ट के पीछे का सीधा कारण है रिजर्वेशन का। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार की रिजर्वेशन कोटा के अगेंस्ट, और ये कोटा सिस्टम जिसके अनुसार 56% जॉब्स पब्लिक सेक्टर में रिजर्व है सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के लिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 44% नौकरियां ही ऐसी हैं जहां पर मेरिट के बेस पर नौकरी मिल सकती है। देखिए, बांग्लादेश का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो इंडिया के रिजर्वेशन सिस्टम से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि बांग्लादेश का 50% से ज्यादा रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर के बेस पर हो रहा है। अब ये फ्रीडम फाइटर कौन थे, इसे समझने से पहले हमें बांग्लादेश की थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हो। फिर भी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भारत आजाद हुआ था तो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, और वेस्ट पाकिस्तान के डिस्क्रिमिनेशन और फोर्सफुली भाषा थोपने की वजह से 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, जिसमें भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हो गया। और अब ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये आजादी की लड़ाई लड़ी, जिनकी वजह से बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया, वो फ्रीडम फाइटर हुए। आज यही फ्रीडम फाइटर रिलेवेंट है इस कोटा सिस्टम की वजह से। यदि आप देखोगे तो बांग्लादेश के कोटा सिस्टम में 30% रिजर्व है फ्रीडम फाइटर्स के लिए, 10% औरतों के लिए, 5% है एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% है फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए। अब यदि इन सभी रिजर्वेशन को आप जोड़ोगे तो मेजॉरिटी रिजर्वेशन 56% आता है, लेकिन जो समस्या है वह इस 30% मेजॉरिटी फ्रीडम कोटा से है। प्रोटेस्टर्स ये चाहते हैं कि हैंडीकैप और एथनिक रिजर्वेशन को छोड़कर बाकी पूरे कोटा सिस्टम का रिफॉर्मेशन किया जाए। अब यदि आप देखोगे तो इस फ्रीडम फाइटर कोटा की शुरुआत 1972 में ही हो गई थी, जैसे ही बांग्लादेश आजाद हुआ था। और उस समय बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट ने एक ऑर्डर पास करते हुए ये कहा था कि ऐसे लोग जिन्होंने बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए फाइट किया है उनके लिए एक रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए सरकारी नौकरियों में। अब देखिए, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के लिए ही अपनी केबल थी। बाद में इस कोटा को 1998 में एक्सटेंड करके फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए भी कर दिया गया, और 2010 में यह कहा गया कि यह रिजर्वेशन उनके बच्चों के बच्चों को भी दी जाएगी। और देखिए, 2010 के इस फैसले के बाद 2012-13 में एक मूवमेंट भी हुआ था इसके अगेंस्ट में। अब देखिए, जिस तरीके से भारत में यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो कि ए और बी ग्रेड के सेंटर की नौकरियों के लिए एग्जाम करवाता है, वैसे ही बांग्लादेश में भी बीपीएससी है यानी कि बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें हर साल 4 लाख के आसपास बच्चे 3000 नौकरियों के लिए फॉर्म भरते हैं। अब देखिए, फरवरी 2018 में बांग्लादेश साधारण छात्र अधिकार संरक्षण परिषद ने इन कोटा सिस्टम में रिफॉर्म की डिमांड की थी बांग्लादेशी गवर्नमेंट सर्विसेज में। उस समय इसको लेकर दंगे भी हुए थे उन स्टूडेंट्स के बीच में जो इसके सपोर्ट में थे और जो इसके अगेंस्ट में थे। और उस समय की बांग्लादेशी सरकार प्रेशर में आकर एक सर्कुलर इशू करती है अक्टूबर 2018 में कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जॉब्स के लिए ये कोटा सिस्टम वैलिड नहीं होगा। और ये कहानी वहीं पर खत्म हो गई होती, लेकिन 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला कि इस कोटा सिस्टम को खत्म नहीं किया जा सकता। और 5 जून 2024 यानी कि पिछले महीने में हाईकोर्ट का फैसला आता है कि जो पिटिशनर्स कह रहे हैं वह सही है।
और सरकारी सर्कुलर को इल्लीगल घोषित करके कोटा सिस्टम को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब यही वो कारण था जिससे पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गया। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स का यह कहना है कि यह कोटा सिस्टम पूरे तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि संविधान में कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी दी जाएगी। और देखिए, ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को इस बात पर रिजर्वेशन देना कि उनके दादा परदादा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, ये बात एकदम गलत है। फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन समझ में आता है। अब यह यहीं पर खत्म नहीं होता, इस रिजर्वेशन में करप्शंस के भी बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। अब देखिए, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन फ्रीडम फाइटर है या कौन नहीं? सरकार ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेगी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन फ्रीडम फाइटर होगा और कौन नहीं। पिछले 15 सालों में यदि हम देखें तो रूलिंग पार्टी अवामी लीग ही रही है और प्राइम मिनिस्टर रही है शेख हसीना। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने संघर्ष किया था बांग्लादेश के लिबरेशन के। प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि ये फ्रीडम फाइटर का जो रिजर्वेशन है ये ज़्यादातर अवामी लीग के लोगों को ही दिया जा रहा है। फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में जिन लोगों का नाम इंक्लूड किया गया है उन नामों को लेकर लगभग 60,000 ऑब्जेक्शन सामने आई हैं और इन ऑब्जेक्शंस को सरकार ने अभी तक एड्रेस भी नहीं किया। 10 जुलाई 2024 को ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती और सरकार ही हाई कोर्ट के इस फैसले को रिजर्वेशन कोटा बाहर किए जाने के लिए चैलेंज करती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा देती है, लेकिन प्रोटेस्टर फिर भी नहीं रुकते हैं। इसके बाद प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बड़ा होने लग जाता है। इसमें बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी भी इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ जाता है। प्रोटेस्टर्स को कन्फ्रंट करने के लिए 7,000 से भी ज्यादा पैरामिलिट्री ट्रूप्स को बुलाया जाता है। पुलिस यहां पर टीयर गैस, रबर बुलेट और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करती है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी का भी बयान आता है कि सरकार प्रोटेस्टर्स के खिलाफ वायलेंस का उपयोग ना करे। इसके अलावा प्रोटेस्टर्स और बांग्लादेश छात्र लीग के बीच एक क्लैश देखने को मिलता है, जो कि अवामी लीग पार्टी का स्टूडेंट विंग है। सरकार के लॉ मिनिस्टर उस समय यह कहते हैं कि सरकार प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत करने को तैयार है और यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग की कोशिश भी की जा रही है जिससे जल्द से जल्द फैसला आ सके। लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर स्टूडेंट्स ये नारा लगाते हैं कि हम अपने भाइयों का खून बर्बाद नहीं जाने देंगे। सरकार अंत में एक जुडिशियल प्रूफ कमेटी का भी गठन करती है जिससे पता लगाया जा सके कि यह हिंसा किसने की थी। लेकिन प्रोटेस्टर्स का जो मुख्य ग्रुप था स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, वो अपने सरकार के इंटेंशन पर डाउट करता है। उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर ने एक भी शब्द नहीं कहा उन मर्डर्स पर जो आगामी लीग के एक्टिविस्ट ने की है। इसी समय प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उनकी पार्टी के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर दीपू मोनी और स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से एक स्टेटमेंट दी जाती है कि इन प्रोटेस्टर्स को फ्रीडम फाइटर से इतनी दिक्कत आखिर क्यों है। अब रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स को नहीं तो क्या रजाकार को दी जाएगी? अब ये रजाकार क्या है? देखिए, रजाकार एक पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है वॉलंटियर या फिर हेल्पर। लेकिन 1971 वॉर में यदि आप देखोगे तो रजाकार वाहिनी एक पैरामिलिट्री ग्रुप थी जो एक्चुअल में वेस्ट पाकिस्तानी सेना को सपोर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ मुक्ति वाहिनी था जो बांग्लादेशी फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे। इसी रजाकार वाहिनी के अगेंस्ट वॉर क्राइम का मुकदमा भी चलाया गया था। इनमें कुछ मुकदमे 2022 तक भी चले जहां पर 6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई फॉर वॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि बांग्लादेश में रजाकार का मतलब है गद्दार और एंटी नेशनल। अब बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ने इसे ऐसे समझा कि यदि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है तो क्या सरकार उन्हें देशद्रोही कहेगी? सरकार की तरफ से ऐसे बयान के बाद यह मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। अब यदि बात इस आरक्षण की करें तो इंडिया में यह आरक्षण सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन को ऊपर सेम लेवल पर लाने के लिए दिया जाता है। लेकिन बांग्लादेश में जो फ्रीडम फाइटर के फैमिली को रिजर्वेशन दी जा रही है, ये सेपरेट कोई एथनिक माइनॉरिटी नहीं है। इनके खिलाफ हजारों सालों से कोई अत्याचार नहीं हो रहा। इनफैक्ट ये सोशली रिस्पेक्टेड सेक्टर है कंट्री के। यदि उनमें से कोई इकोनॉमिकली वीक है तो उनके लिए 5 से 10% का EWS कोटा दिया जा सकता है। 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कहा कि फ्रीडम फाइटर के इस कोटे को कम करके 5% कर दिया जाए। बाकी एथनिक माइनॉरिटीज, ट्रांसजेंडर और डिसेबल्ड लोगों को जो कोटा दिया जा रहा है उसे 2% कर दिया जाए, तो टोटल 7% रिजर्वेशन ही दिए जाएंगे। अब गवर्नमेंट ने इस फैसले को एक्सेप्ट करते हुए कोटा सिस्टम को हटा दिया।
अब यह मुद्दा यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन शेख हसीना की असली मुश्किलों की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि अभी तक जो हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स मारे गए थे, स्टूडेंट्स ने कहा कि हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। शेख हसीना को माफी मांगनी पड़ेगी और अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ेगा, और जो पुलिस वाले और आर्मी इन्वॉल्व थी उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। अब इससे हुआ या कि गवर्नमेंट अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई और पुलिस ने अरेस्ट करना, टॉर्चर करना और ज्यादा शुरू कर दिया। यहां तक कि स्टूडेंट्स लीडर्स को पकड़ पकड़ कर यह बयान लिया गया कि वो प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर से फायरिंग की गई, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद स्टूडेंट्स ने 9 पॉइंट का डिमांड रखा, जिसके बाद गवर्नमेंट ने और सख्ती से इसे क्रैकडाउन करने की कोशिश की। इसके बाद प्रोटेस्टर्स ने 9 पॉइंट की जगह 1 पॉइंट डिमांड सामने रखा, जो कि था शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ढाका की तरफ कूच करना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है संडे यानी 5 अगस्त की। प्रोटेस्टर्स रैली ढाका की तरफ शुरू कर चुके थे, जिससे हसीना की पार्टी एक्टिविस्ट छात्र लीग भी सड़क पर उतर आती है, जो कि आर्म्ड थे। और अब इसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें प्रोटेस्टर्स, अवामी लीग के लोग और पुलिस वाले और कुछ बड़े आला अधिकारी भी शामिल थे। इसके बाद सबसे बड़ा मूव तब आया जब आर्मी ये स्टैंड लेती है कि वो प्रोटेस्टर्स पर ना तो फायरिंग करेंगे और ना ही उन्हें टेररिस्ट कहेंगे, और ये कहा कि आर्मी पब्लिक के साथ खड़ी है। और 12 बजे आर्मी का ये बयान आया कि 2 बजे पब्लिक अनाउंसमेंट वो करेंगे। इसके बाद शेख हसीना 2 बजे देश को छोड़ देती हैं। देश को छोड़ते वक्त शेख हसीना एक स्पीच भी रिकॉर्ड करना चाहती थी, पर वह भी उन्हें रिकॉर्ड नहीं करने दिया गया। इसमें शेख हसीना पर कितना दबाव मिलिट्री ने बनाया या फिर वह कितनी ज्यादा प्रेशराइज की गई, इस पर अभी तक कोई भी न्यूज सामने नहीं आई है। लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के साथ ही वहां पर माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ रेडिकलाइजेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, जैसे हिंदू और क्रिश्चियन लोगों पर। यहां तक कि लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। अब यहां पर फिर से एक क्वेश्चन सामने निकल कर आता है कि क्या जो ये प्रोटेस्टर्स थे, क्या ये सच में स्टूडेंट्स थे या फिर स्टूडेंट्स की आड़ में रेडिकलाइज्ड पर्संस थे। अवामी लीग ने भी यही आरोप लगाया था कि ये प्रोटेस्टर्स अमेरिका और पाकिस्तान के द्वारा समर्थित थे। अब यदि हम इस बात की जांच करें तो यूएसए ने बांग्लादेश में चुनाव के बाद ही ये कहना शुरू कर दिया था कि ये इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं थे, और अवामी लीग ने ऐसे अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट्स के प्रूफ भी दिखाए थे जो कि इस प्रोटेस्ट में हाइपरली एक्टिव थे, और वो सब यूएसए बेस्ड थे, जो ये दिखाता है कि बाइडेन जहां पर पाकिस्तान जो कि टेररिस्ट को पनाह देता है उसे आज के समय में फ्री पास दे रहे हैं, और सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के लिए तो आज वो डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने का नया जिम्मा उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट में उठाया है। और यही कुछ संकेत है कि कैसे यूरोपियन यूनियन ने हाइपरली एक्टिव होते हुए शेख हसीना पर वॉर क्राइम का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में चलाने को कहा है, और उन्हें यूके में पॉलिटिकल असाइलम देने से भी मना कर दिया है। जिसे कभी भी अपना प्रॉब्लम छोड़कर दूसरों की प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, आज वो हाइपरली एक्टिव होकर बैठा है। अवामी लीग ने यह भी कहा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा फंडेड है, परंतु इस पर अभी सबूत उपलब्ध नहीं है कि इस बात को हम पूरी तरीके से स्टैब्लिश कर सकें। वहीं यदि बात पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की करें तो इसका कोई सीधा लिंक नहीं है, लेकिन अपोजिशन पार्टी बीएनपी और जमात इस्लामी जो कि इस प्रोटेस्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे, उनकी हिस्ट्री पाकिस्तान प्रो की रही है। जमात इस्लामी ये वही संगठन है जिसने बांग्लादेश फ्रीडम के वक्त पाकिस्तानी सेना को सपोर्ट भी किया था, और उस समय ये लोग ये कह रहे थे कि इस्लाम को बंटने की जरूरत नहीं है, अपितु उन्हें एक रहने की जरूरत है। और इनके बहुत सारे मेंबर्स उस समय वॉर क्राइम का केस भी इन पर चलाया गया था, जिसके बाद उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी निरस्त कर दिया गया था। लेकिन ये आज भी इस्लाम सपोर्टिस्ट ग्रुप के रूप में चल रहे थे, जिसको अभी कुछ दिन पहले ही शेख हसीना ने बैन भी कर दिया था। तो वही अपोजिशन पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आज जमात इस्लामी का एक एंगाई भी है, और बीएनपी पर ऐसे आरोप हैं कि उन्हें आईएसआई कई मौकों पर फंडिंग भी देता रहा है, और बीएनपी पर 2016 के ढाका कैफे ब्लास्ट को प्लॉट करने का भी आरोप लग चुका है। पर फिर भी इतने सेंसिटिव प्रोटेस्ट में कुछ भी पक्के तौर पर कहने के लिए ये प्रूफ सफिशिएंट नहीं है। अब आपको क्या लगता है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि बात करें कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, तो इसे समझने के लिए हमें 3 पॉइंट्स पर बात करनी पड़ेगी। पहला,
इससे पॉसिबल स्पिंग ओवर क्या होंगे, दूसरा पब्लिक गुडविल और तीसरा जियो पॉलिटिक्स रिलेशन। अब यदि हम पॉसिबल स्पिंग ओवर की बात करें तो बांग्लादेश में 10% माइनॉरिटी है, जिसमें हिंदू और क्रिश्चियन लोग शामिल हैं। इसमें लगभग 17 मिलियन लोग आते हैं। इस प्रोटेस्ट में हमने बहुत सारे वीडियोस और फोटोज ऐसे भी देखे हैं जो दिल को दहला देने वाले, जिन्हें इस वीडियो में बर्बरता के कारण हम नहीं दिखा सकते, जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हैं। वहीं पर आर्मी और अपोजिशन पार्टी भी इस्लामी रेडिकल व्यू रखते हैं और इतिहास में भी आर्मी और अपोजिशन पर माइनॉरिटी को टारगेट करने का इल्जाम लग चुका है। और शेख हसीना जो कि इन्हें कंट्रोल और चेक में रखती थी, वह अब बांग्लादेश में नहीं है। इससे भारत पर एथनिक हिंदू ग्रुप की वजह से एक प्रेशर पड़ सकता है। अब यदि हम दूसरे पॉइंट हम गुडविल की करें तो भारत ही वह देश था जिसने बांग्लादेश के फ्रीडम में बांग्लादेश की मदद की थी। तो भारत की गुडविल तो बांग्लादेश के लोगों में मौजूद है, परंतु इस बात को भी अब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं और रिसेंटली इंडिया ने बांग्लादेश में जो भी हुआ उसे क्रिटिसाइज नहीं किया, चाहे वो अपोजिशन का क्रैकडाउन हो, ह्यूमन राइट का वायलेशन हो। भारत ने इसे बांग्लादेश का इंटरनल मैटर कहकर टाक दिया था। और जो नई पीढ़ी है वह यह सब देख रही है और यह पीढ़ी लिबरेशन के वक्त नहीं थी। और इसी प्रोटेस्ट के दौरान बाइकॉट इंडिया मूवमेंट की भी शुरुआत हुई, जहां उन्होंने बांग्लादेशी लोगों से ये अपील की कि वो भारत के प्रोडक्ट को यूज करना बंद कर दें। प्रोटेस्टर्स कहेंगे हसीना और भारत एक जैसे, और यहाँ तक उन्होंने अपने फाउंडिंग फादर मुजिबुर रहमान की स्टैचू को भी तोड़ दिया, जो कि दिखाता है कि एक बांग्लादेश जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत को पीछे छोड़ दिया था, वह अब कहाँ जा रहा है। और यह नया बांग्लादेश है जो कि रेडिकलाइज्ड, नॉन सेकुलर और भारत के रिसेंट समय में नॉन गुडविल वाला है। और यदि बात जियो पॉलिटिक्स की करें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, तो हसीना के जाने के बाद आर्मी इंटरिम गवर्नमेंट सेट कर रही है। इतिहास गवाह है खासकर बांग्लादेश के लिए कि इंटरिम गवर्नमेंट और आर्मी एक साथ कभी नहीं चल सकते। बांग्लादेश में 1975 से 1991 तक मिलिट्री शासन लगा था। तो भारत के लिए पहली चिंता यह होगी कि क्या आर्मी पावर गिव अप करेगी। और चलिए यदि हम मान भी लें कि आर्मी पावर छोड़ देती है, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी और हजमाती दोनों ही भारत के लिए बैड न्यूज है। चाहे वह 1972 की भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप ट्रीटी को स्लेवरी कहना हो, या फिर 1996 की गंगाज वाटर शेयरिंग ट्रीटी को, या फिर 2013 में बीएनपी लीडर्स ने बांग्लादेश दौरे पर गए भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने को मना कर दिया था। और हाल ही में चलाया गया बाइकॉट मूवमेंट भी बीएनपी के द्वारा ही बैक किया गया। तो क्या होगा यदि ये पार्टी पावर में आती है, चाहे वह नई डील साइन करना हो या रिवर डिस्प्यूट या फिर चाइना इन्फ्लुएंस, इन सभी पर भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। और हाल ही में भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी जगह नॉन इंडिया प्रो गवर्नमेंट ही है। केवल बांग्लादेश ही एकमात्र देश बचा था जहां पर प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। चाहे आप लोग अफगानिस्तान में देख लो जहां पहले प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, अब तालिबान के द्वारा शासन हो रहा है। तो मालदीव्स में भी पहले प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, लेकिन नई गवर्नमेंट इंडिया आउट मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है। कुछ यही हाल नेपाल के साथ भी है, क्योंकि केपी शर्मा ओली भी भारत के अगेंस्ट है। आने वाले समय में जियो पॉलिटिकली रूप से मोदी 3.0 गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग रहने वाले और भारत को बिग ब्रदर फिलॉसफी छोड़कर एल्डर ब्रदर फिलॉसफी पर जाना अब मजबूरी हो गया, जिसकी चर्चा हमने इस फॉरेन पॉलिसी वाले वीडियो में पहले से ही विस्तार में किया है। मैं काम करूंगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर इसको देख सकते हो। अब अंत में यदि मैं अपना ओपिनियन दूं तो इस प्रोटेस्ट को बातचीत के तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। आखिर कोटा को शेख हसीना की गवर्नमेंट ने ही 2018 में स्वयं हटाया था, परंतु उनके कुछ कैलकुलेशंस गलत हो जिससे प्रोटेस्टर्स और अवामी लीग के लोग मारे गए। ये गोली गवर्नमेंट ने चंगवाई या सेना ने या फिर एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने, ये कभी भी बाहर नहीं आएगा। पर जो भी 2000 लोगों की जाने गई वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। माइनॉरिटी ग्रुप पर किए जा रहे जो हमले हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास पहले भी देख चुका है और उनकी अपोजिशन बीएनपी और जमात प्लस आर्मी भी रेडिकल इस्लाम वाली व्यू की है, जो कि दिखाता है कि माइनॉरिटी खासकर हिंदू वहां पर सेफ नहीं है, जो कि भारत को भी एथनिक ग्रुप रूप से प्रेशराइज करेगा। जियो पॉलिटिकल रूप से भारत के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है, जो कि मोदी 3.0 की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं काम करूंगा, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो जाकर अपने आप को और ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।